नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को सही तरह से कराने के लिए, करंट घटनाओं पर आपकी पकड़ को मजबूत कराने के लिए हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम अलग अलग खंडों यानी सेगमेंट्स के अंतर्गत पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं पर आपके साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि इन घटनाओं पर आपकी पकड़ हो सके और आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, बेहतर प्रदर्शन कर सके। आज जिस सेगमेंट पर हम बात करने वाले हैं वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की सबसे पहली खबर को देखते हैं। आज हम जिस मुख्य मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को मुख्यतः फोकस में रखने वाले हैं, वो स्पीसीज से जुड़ा हुआ है। तो जो स्पीसीज हाल फिलहाल में खबरों में रही है उन्हीं पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। कि आप जानते हैं अलग अलग प्रजातियों से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछने की, प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है वो हाल फिलहाल में यूपीएससी में बहुत बढ़ी है। तो अलग अलग स्पीसीज के बारे में जानकारी हासिल करना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम जिस स्पीसीज की सबसे पहले, जिस प्रजाति की सबसे पहले बात करने वाले हैं वो समुद्री तितली सी बटरफ्लाई से जुड़ी हुई है। हाल ही में चर्चा में क्यों हुई, आप इसकी सामान्य तस्वीर यहां देख सकते हैं। और चर्चा में इसलिए रही क्योंकि हाल ही में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के तहत समुद्री तितलियों और इस समूह की प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया गया। और इस अध्ययन में यह पाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि से इन प्रजातियों की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। इनका अस्तित्व महासागरीय अम्लीकरण में वृद्धि होने से खतरे में है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कार्बन सांद्रता एटमॉस्फेयर में लगातार बढ़ रही है और अगर कार्बन सांद्रता और कार्बन के अवशोषण करने की शक्ति महासागरों की बढ़ती है तो उससे महासागरों में अम्लीकरण की घटना घटती है। इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समुद्री तितलियों और महासागरीय अम्लीकरण के बारे में सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। विश्व के जो महासागर हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 1/4 भाग अवशोषित करते हैं। आप जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किस गैस का है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही माना जाता है। और अन्य 3 मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं, एक है मीथेन, एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एक है नाइट्रस ऑक्साइड। तो कार्बन का योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में कार्बन सांद्रता, कार्बन कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा कार्बन का अवशोषण कौन करते हैं, महासागर करते हैं। तो कार्बन अवशोषण अगर महासागर लगातार ज्यादा करते जाएंगे तो उसमें कार्बन की अवशोषण के कारण जो पीएच स्तर है महासागरों का वो गिरता चला जाएगा, जिससे अम्लीकरण की घटना घटती है। क्योंकि समुद्री जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है और इससे समुद्री जल के पीएच स्तर में गिरावट आती है। इस प्रक्रिया को महासागरीय अम्लीकरण के रूप में जाना जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन आयन सांद्रता में कमी आ जाती है और इससे समुद्री तितलियों के लिए कार्बन आयनों की जो उपलब्धता है उसमें भी कमी आ जाती है। महासागरों की अम्लीयता सर्दियों में सबसे अधिक होती है। सर्दियों में सबसे अधिक क्यों होती है, क्योंकि ठंडे जल का गर्म जल की तुलना में, ठंडा जल जो है वो गर्म जल की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने में सक्षम होता है, उसको ज्यादा अवशोषित करता है। इसके चलते, इसके परिणाम स्वरूप क्या घटना घटती है कि खोल युक्त आवरण वाली समुद्री तितलियों के लिए सर्दियों के महीने सबसे खतरनाक हो जाते हैं। और कार्बन का अवशोषण जैसे जैसे बढ़ेगा महासागरों के अम्लीकरण में भी वृद्धि होती है और इस प्रकार अम्लीकरण की प्रक्रिया वसंत ऋतु तक जाती है, जो इन तितलियों के लिए अंडे देने और उनसे निकले लार्वा के विकास की मुख्य अवधि होती है। और उसी मुख्य अवधि के दौरान महासागरों में अगर अम्लीकरण की घटना बढ़ती है तो वो इनके लिए खतरनाक साबित होती है, जिससे इन तितलियों की प्रजातियों में लगातार संख्या में कमी देखी जा रही है। और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके कारण होता क्या है कि स्वस्थ वयस्क समुद्री तितलियों के रूप में विकसित होने वाले लार्वा की मृत्यु इससे हो सकती है। इनकी संख्या में गिरावट से आहार के लिए इन पर निर्भर रहने वाले बड़े टेरोपोड्स जैसे घोंगे जैसी प्रजातियां, अन्य समुद्री जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। इनकी घटती आबादी का अंटार्कटिका के आसपास के समुद्रों के नीचे की संपूर्ण खाद्य श्रृंखला पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला का जो फूड चेन बनती है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। और अगर इस महत्वपूर्ण अंग का हटते है, महत्वपूर्ण अंग इस कड़ी से हटता है जो खाद्य श्रृंखला की कड़ी है, तो इससे पूरी खाद्य श्रृंखला पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हम समुद्री तितली के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है थेकोसोमाटा,
जिसको थेकोसोम के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रजातियों के टेरापोडा वर्ग में आती है। और इस प्रजाति के जो जीव होते हैं उनको सामान्य तौर से हम टेरोपोड के रूप में जानते हैं। इनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करें समुद्री तितलियों की, तो ये घोंगे के समान होती है और घोंगे के समान ही इनके भी मांसपेशी युक्त पैर जैसी संरचना होती है, जिसका उपयोग ये समुद्र में तैरने के लिए फ्लिपर्स के रूप में करते हैं और इसीलिए इनको समुद्री तितली के नाम से जाना जाता है। ये उभयलिंगी जीव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें नर और मादा दोनों के ही जनन अंग होते हैं। इन पर कैल्सीकृत या कैल्सीफाइड पारदर्शी एक खोल होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने इस खोल का आवरण इन्हें समुद्र में अम्लीयता में जीवित रहने, समुद्र की जो अम्लीयता है उसमें उस अम्लीय पानी में रहने के लिए इनको सक्षम बनाता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट से बना खोल। आज की अगली स्पीसीज के बारे में बात करते हैं और आज जो हमारी अगली प्रजाति है वो है गंबूसिया एफिनिस। ये चर्चा में क्यों रही? गंबूसिया एफिनिस भी एक प्रकार की मछली है और चर्चा में इसलिए रही क्योंकि आंध्र प्रदेश ने मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए गंबूसिया मछली को राज्य के जल निकायों में छोड़ा है। राज्य के जो हमारे वाटर बॉडीज हैं उनमें छोड़ा गया है गंबूसिया मछली को। गंबूसिया एफिनिस दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्थानिक प्रजाति है, यानी एक एंडेमिक प्रजाति है जो दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाई जाती है और इसको मॉस्किटो फिश के रूप में भी जाना जाता है। इसकी एक सामान्य तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। इस मछली को मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए एक जैविक एजेंट के रूप में व्यापक तौर से प्रयोग किया जाता है, यानी एक बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में काम करती है क्योंकि ये मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने में सक्षम है। भारत सहित कई देशों ने गंबूसिया को एक आक्रामक प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है और मछली की प्रजनन क्षमता, गंबूसिया एफिनिस मछली की जो प्रजनन क्षमता है ये बहुत अधिक होती है। वहीं इन्हें अपने प्रतिस्पर्धी मछलियों के अंडे और मेंढक टेडपोल को खाने के लिए भी सामान्य तौर से जाना जाता है। एक और प्रजाति पिछले दिनों लगातार चर्चा में रही जिसको हम मिथुन के नाम से जानते हैं। ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिथुन, जिसका वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस है, को एक खाद्य पशु फूड एनिमल के रूप में घोषित किया है। खाद्य पशु ऐसे जानवरों को कहते हैं जिन्हें खाद्य उत्पादन या मांस के लिए पाला जाता है, खाद्य उपभोग के लिए, मानव के उपभोग के लिए पाला जाता है। अगर मिथुन प्रजाति के बारे में हम सामान्य तथ्यों को जानने का प्रयास करें तो सामान्य तथ्य ये है कि मिथुन प्रजाति बोविडे कुल की जुगाली करने वाला जानवर है। बोविडे कुल में कौन कौन से आते हैं? सामान्य तौर से बोविडे कुल में खुरदार रोमंथक प्राणी आते हैं, यानी जुगाली करने वाले, जो खुरदार जुगाली करने वाले प्राणी हैं जैसे भेड़, बकरी, गाय और बाइसन, ये सारे बोविडे कुल के अंतर्गत ही आने वाले प्राणी हैं और मिथुन भी इसी के अंतर्गत आता है। इस प्रजाति की अगर बात करें कि ये कहां कहां पाई जाती है तो म्यांमार सीमा से लगने वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, जैसे नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में ये पाया जाता है। और किन स्थानों पर पाए जाते हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के कुछ हिस्सों में भी इन्हें देखने को मिला है। वहीं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का मिथुन राजकीय पशु है और भारतीय बाइसन, जिसको हम गोर के नाम से जानते हैं, उसकी तरह ये दिखता है लेकिन उसकी तुलना में ये छोटे आकार का होता है। खाद्य पशु के रूप में मान्यता मिलने से इस जानवर की घटती संख्या पर नियंत्रण लगाने में एक मदद मिलेगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि 2022 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिमालयन याक को भी खाद्य पशु का दर्जा दिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एक और स्पीसीज के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका नाम है रेड फायर चींटी, रेड फायर आंट। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में दुनिया की सबसे आक्रामक चींटी प्रजातियों में से एक, जिसको हम रेड फायर आंट के नाम से जानते हैं, इसको पहली बार यूरोप में देखा गया है। ये मूल प्रजाति कहाँ की है? ये मूल प्रजाति दक्षिण अमेरिका की है, परंतु अब ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कैरेबियन, चीन और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इस चींटी की खास बात क्या है? क्योंकि ये रासायनिक स्त्राव यानी केमिकल स्त्राव और स्टिर्युलेशन के माध्यम से संचार स्थापित करती है। अगर हम स्टिर्युलेशन की बात करें तो ये शरीर के दो हिस्सों को एक साथ रगड़कर ध्वनि पैदा करने की एक सामान्य क्रिया है और इसके माध्यम से
ये चींटियां संचार स्थापित करती हैं, कम्युनिकेशन स्थापित करती हैं अन्य चींटियों से। आक्रामक प्रजातियां पादप और जानवरों की विलुप्ति का महत्वपूर्ण कारण बनती हैं और खाद्य सुरक्षा के समक्ष खतरा भी उत्पन्न करती है, पर्यावरणीय आपदाओं को भी बढ़ावा देती है। इसलिए इन पर नियंत्रण भी विशेष रूप से आवश्यक हो जाता है। एक और प्रजाति लगातार चर्चा में रही जो कि एक मेंढक प्रजाति है और जिसका नाम है नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान के जीव वैज्ञानिकों ने म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसकी एक सामान्य तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। इसकी खोज कहां पर की गई है? अरुणाचल प्रदेश के नापदफा कामलांग भू क्षेत्र में की गई है। इसको किस नाम से जाना जाता है? कहां से इसका नाम रखा गया है? नोआ दिहिंग नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसके बारे में अगर आप कुछ और खास विशेषताओं को जाने तो ये निदिराना जीनस की एक मेंढक प्रजाति है और भारत में इस मेंढक को पहली बार देखा गया है। इसके शरीर के मध्य भाग पर हल्के क्रीम रंग की धारियां होती हैं। इसकी थूथन जो है, इसकी थूथन आप देख सकते हैं, थूथन इसकी गोल होती है और पीठ की हड्डी उभरी हुई होती है। इनकी अनोखी आवाज के चलते ही इनको म्यूजिक फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। एक और प्रजाति जो लगातार चर्चा में रही तितली प्रजाति है, जिसको हम कंजॉइंट सिल्वर लाइन के नाम से जानते हैं। तितली की एक अनोखी प्रजाति है और कर्नाटक के कोडागु जिले में इसकी खोज की गई है। बीते 4 दशकों में पश्चिमी घाट में ये पहली ऐसी खोज है और तितली के पंखों में धब्बे और मोटी धारियां होती हैं और इन धारियों के बीच में चमकदार सिल्वर रंग की रेखाएं होती है। आप देख सकते हैं ये तितली की यहाँ पर तस्वीर है और चमकदार सिल्वर रंग की आपको रेखाएं इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। वहीं नर तितली के जो पंख होते हैं वो गहरे चमकदार नीले रंग के होते हैं और अगर हम मादा तितली की बात करें तो उसके जो पंख हैं वो गहरे भूरे रंग के होते हैं। इसके पंखों के सिरे पर नारंगी धब्बों का एक पैटर्न होता है जो तितली के सर जैसे प्रतीत होता है। तो इसके बारे में सामान्य तथ्य हमने जान लिए हैं। एक और प्रजाति लगातार चर्चा में रही तिब्बतन ब्राउन बियर, तिब्बतन भूरा भालू। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारत में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को सिक्किम में देखा गया है। कहां पर देखा गया है? सिक्किम में देखा गया है। और अगर हम इस प्रजाति के बारे में सामान्य तथ्यों को जानना चाहते हैं तो वो ये है कि तिब्बती नीला भूरा के नाम से भी इसको जाना जाता है, नीला भालू के नाम से भी इसको जाना जाता है, तिब्बतन ब्लू बियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक सर्वाहारी पशु है। सर्वाहारी पशु का मतलब क्या हुआ कि पौधे और जानवरों दोनों का भक्षण करता है। इसकी छाती पर एक विशिष्ट वी आकार का सफेद निशान भी होता है। इसकी सामान्य तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। यह अल्पाइन वनों, घास भूमियों और स्टेपिक क्षेत्रों में 2000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस प्रजाति में मुख्य रूप से ये जो प्रजाति है ये मुख्य रूप से नेपाल, भूटान और तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। अगर हम इसकी संरक्षण स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। इस अनुसूची में सूचीबद्ध करने का मतलब क्या है कि ये जानवर ऐसा है जो विलुप्ति के कगार पर है। अगर इसके संरक्षण के लिए प्रयास नहीं किए गए, संरक्षण के प्रयास को नहीं उठाया गया तो ये विलुप्त धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे जानवरों को हम अनुसूची 1 में रखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। उसी प्रकार से एक और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जिसको हम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के नाम से जानते हैं। और इसके अपेंडिक्स 1 यानी परिशिष्ट 1 में इस ब्राउन बियर को रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतरराष्ट्रीय ये एक ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एक ऐसी संकटापन्न प्रजाति है जिसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, वरना ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी और इसीलिए इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रजाति लगातार चर्चा में रही जिसको हम कुमकी हाथी के नाम से जानते हैं। चर्चा में क्यों रही? क्योंकि हाल ही में ओडिशा सरकार ने तमिलनाडु से कुमकी हाथी को भेजने का अनुरोध किया है। अनुरोध क्यों किया गया है? दरअसल राज्य में ओडिशा में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है और इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि कुमकी हाथी की विशेषताएं क्या है और उसके लिए अनुरोध क्यों किया गया है। कुमकी कैसे हाथी होते हैं? एक प्रशिक्षित कैप्टिव हाथी होते हैं और इनका इस्तेमाल उत्पाती जंगली हाथियों को काबू में रखने के लिए किया जाता है, उनको बचाने के लिए भी किया जाता है
और उनको शांत करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उन जगहों पर इनको तैनात किया जाता है जहां जंगली हाथी उत्पात मचाते हैं। इसकी एक सामान्य तस्वीर आप यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं। इससे फसलों और मानव बस्तियों को नुकसान होने से बचाने में मदद मिलती है। साथ ही मानव और हाथी दोनों के जीवन पर खतरे को कम करने में भी इससे मदद मिलती है। इसके अलावा कुमकी हाथी का इस्तेमाल वन गश्ती और बचाव कार्यों में भी किया जाता है। तमिलनाडु राज्य ने कुमकी हाथियों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है और इसी प्रकार से मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए हमारी ओडिशा सरकार भी इनका इस्तेमाल करना चाहती है और इसलिए लगातार चर्चा में है। एक और प्रजाति चर्चा में रहती है जिसको हम इंडियन स्कीमर के नाम से जानते हैं और इसकी एक सामान्य तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इंडियन स्कीमर की चर्चा में क्यों रही? क्योंकि हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के तहत इंडियन स्कीमर को सूचीबद्ध करने के लिए, उनको शेड्यूल करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। इंडियन स्कीमर को इंडियन सीजर्स बिल के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इसके सामान्य तथ्यों के बारे में बात करें तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी भारत के पश्चिमी जो घाट है और जो पूर्वी तट है भारत का, उसके तटीय इलाकों पर ये सामान्य तौर से इंडियन स्कीमर पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, चाहे हमारा पूर्वी तट हो चाहे पश्चिमी तट हो। ये मुख्य रूप से रेतीले, समुद्र के निकटवर्ती नदियों, झीलों, उनके निकटवर्ती दलदली क्षेत्रों में और मुहानों और तटों के आसपास देखे जा सकते हैं। जल से ऊपर उठे हुए बालू तट जिनको हम सैंडबार के नाम से जानते हैं, और द्वीपों पर कॉलोनियों में ब्रीडिंग करते हैं, यानी समूह में ब्रीडिंग करते हैं। इन कॉलोनी ब्रीडिंग के अंतर्गत बड़ी संख्या में पक्षी ब्रीडिंग के लिए इन तटों पर आते हैं। इनका आहार छोटी मछलियां, छोटे क्रस्टेशियंस और कीड़ों के लार्वा होते हैं। अगर हम इनके संरक्षण की स्थिति देखें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इनको एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, यानी इनके संरक्षण के लिए तुरंत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। एक और प्रजाति लगातार चर्चा में, एक और घटना लगातार चर्चा में रही जिसको हम क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। अभी हम क्रिप्टोबायोसिस को समझने का प्रयास करेंगे। क्रिप्टोबायोसिस जो होती है वो किसी भी जीव की एक ऐसी स्थिति को प्रकट करती है जब उसमें जीवन का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने अति सूक्ष्म कृमियों यानी वोम्स को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल पाई है। ये दरअसल ये कृमि जो है, ये वोम्स जो है, क्रिप्टोबायोसिस की अवस्था में पहुंचकर 46,000 वर्षों से साइबेरियन परमाफ्रोस्ट में जमे हुए थे। साइबेरिया में आपको बहुत सी भूमि ऐसी मिल जाएगी जो लगातार जमी हुई अवस्था में है। तो कोई भी ऐसी जमीन जो कम से कम 2 वर्षों से लगातार एक बर्फ की अवस्थिति में हो, एक जमी हुई परिस्थिति में हो, सामान्य तौर से वहां 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे के तापमान के कारण 2 वर्ष कम से कम ऐसी जमीन जमी हुई अवस्थिति में हो, तो ऐसी जमीन को हम सामान्य तौर से परमाफ्रोस्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। तो साइबेरियन परमाफ्रोस्ट बहुत सालों से लगातार ऐसी जमीन वहां आपको देखने को मिलेगी जो जमी हुई अवस्था में है। वहीं पर एक अति सूक्ष्म वर्म्स की, अति सूक्ष्म कृमियों को देखा गया है कि ये कृमि क्रिप्टोबायोसिस की अवस्था में पहुंचकर 46,000 वर्षों से वहां पर जमे हुए थे और इन्हीं की प्रजाति को जीवित करने में सफलता प्राप्त की है वैज्ञानिकों ने। क्रिप्टोबायोसिस, जैसा कि अभी आपको बताया गया, एक ऐसी स्थिति है जहां पर जीवन का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। साथ ही उसकी चयापचय गतिविधियां मुश्किल से मापने योग्य हो जाती हैं या रुक जाती हैं। और आप जानते हैं कि जो चयापचय की अवस्था होती है, जो मेटाबॉलिज्म की अवस्था होती है, इसको जीवन का एक परिभाषित लक्षण माना जाता है, एक परिभाषित विशेषता मानी जाती है। इसलिए क्रिप्टोबायोसिस को किसी जीव की अस्थायी मृत्यु के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जीव जल और ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है और अन्य चरम स्थितियों का भी सामना कर सकता है। इसके बारे में सामान्य तथ्य हैं। जलीय कछुए और स्थलीय कछुए भी लगातार चर्चा में रहे और चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टर्टल सर्वाइवल अलायंस ने जलीय कछुओं और स्थलीय कछुओं के संरक्षण की एक मुहिम चलाई। जलीय कछुआ और स्थलीय कछुआ दोनों कौन सी प्रजातियों में आते हैं? दोनों रेप्टाइल्स में आते हैं। कौन से वर्ग में आते हैं? रेप्टाइल्स वर्ग में आते हैं। अगर जलीय कछुओं की आप सामान्य तौर से बात करें, आप इनकी एक तस्वीर यहां भी देख सकते हैं, तो कुछ समय
या लगभग पूरे समय जल में रह सकते हैं, सर्वाहारी होते हैं। इनके जो खोल होते हैं, इनका जो आवरण होता है, शेल जो होती है, पतले, अधिक जल गतिशील यानी वाटर डायनेमिक होते हैं, जिससे ये लंबे समय तक जल में रह सकते हैं। इनके पैर जो है वो फ्लिपर, मछली के पंख जैसी बनावट के समान या झिल्लीदार होते हैं। अगर हम स्थलीय कछुओं की टॉर्टोइजेस की बात करें तो ये ऐसे स्थलीय जीव होते हैं जो मरुस्थल से लेकर आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। सामान्यतः शाकाहारी होते हैं, सामान्यतः शाकाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी भी हो सकते हैं, यानी मांस खाने में भी सक्षम हो सकते हैं। इनका जो कवच होता है, जो शेल होती है, वो गोल और गुंबददार होती है। इनके जो अगले पैर होते हैं वो क्लब जैसे और पिछले पैर हाथी के पैरों के समान होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक और प्रजाति लगातार चर्चा में रही जिसको हम इम्पेशंस कुरुप्पा सामी कहते हैं, और ये वस्तुतः एक घास प्रजाति के रूप में आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने एक नई पादप प्रजाति जिसका नाम है इम्पेशंस कुरुप्पा सामी, इसकी खोज की है। इसकी खोज तमिलनाडु के कलक्कड़ मुंडनतुरई टाइगर रिजर्व में की गई है। तो कलक्कड़ मुंडनतुरई टाइगर रिजर्व कहां पाया जाता है? तमिलनाडु में। और यहीं पर इसकी खोज की गई है एक पादप प्रजाति की जिसको हम इम्पेशंस कुरुप्पासामी के नाम से जानते हैं। इस प्रजाति का जो नाम है वो तमिलनाडु की जीव विज्ञानी डॉक्टर एस कुरुप्पासामी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने दक्षिण भारत के आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स पादपों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये जो प्रजाति है ये इम्पेशंस बिकॉर्निस से मिलती जुलती है। यह छोटी पत्तियों, 6 से 8 फूलों, छोटे पुष्पदंड और लघु आकार के फूलों जैसी विशेषताओं की वजह से थोड़ा अलग होती हैं। ये जो प्रजाति होती है विश्व उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका और चीन में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्रजाति विलुप्त होने की अवस्थिति में है, विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच गई है। एक और प्रजाति पर आज बात करेंगे जिसका नाम है हिमालयन वुल्फ, यानी एक तरह से हिमालयन भेड़िया। हाल ही में हिमालयन वुल्फ का पहला IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर आकलन प्रस्तुत किया गया है। आप जानते हैं इसी के द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है अलग अलग प्रजातियों की जो अलग अलग खतरे के अलग अलग स्टेजेस पर है। इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है? इसके प्रमुख निष्कर्ष ये है कि इस आकलन में बताया गया है कि जो हिमालयन वुल्फ है उसकी आबादी के क्षेत्र में, आबादी वाले क्षेत्र में कमी आ रही है, यानी जहां वो निवास करता है, जहां वो पर्यावास करता है उस क्षेत्र में कमी आ रही है। वहीं पर्यावास के विस्तार और गुणवत्ता में लगातार कमी इसके अंतर्गत देखी जा रही है। हिमालयन वुल्फ की कुल संख्या करीब 2275 से 3792 के बीच बताई जाती है और भारत में इनकी जो आबादी है वो करीब 227 से 378 के बीच दर्ज की गई है। एक सामान्य तस्वीर आप इसकी यहाँ देख सकते हैं। हिमालयन वुल्फ के पर्यावास में बदलाव, उनके पर्यावास के अतिक्रमण तथा जंगली शिकार के कारण उनकी आबादी में कमी आई है। तो आबादी में कमी के कारण क्या है? पर्यावास में बदलाव, पर्यावास का अतिक्रमण और जंगली शिकार। और इस आबादी में कमी के कारण उनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर इस प्रजाति की सामान्य तथ्यों पर बात करें हिमालयन वुल्फ की, तो तथ्य यह है कि भेड़िए की एक उप प्रजाति है, एक सब स्पीसीज है। मुख्य रूप से हिमालय यानी नेपाल और भारत और तिब्बत के पठार की ऊंचाई वाले स्थानों पर, जिसकी सामान्य ऊंचाई 3900 मीटर के आसपास है, वहां पर ये पाई जाती हैं। हाइपोक्सिक स्थिति यानी ऐसी स्थिति जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, सामान्य से कम होती है, ऑक्सीजन की कमी वाले स्थान होते हैं, ऐसे स्थानों को हाइपोक्सिक स्थान कहते हैं, हाइपोक्सिक स्थिति कहते हैं। तो हाइपोक्सिक स्थितियों से निपटने के लिए इनमें आनुवंशिक अनुकूलन बनाए रखने की भी क्षमता होती है। अगर इसके और तथ्यों पर बात करें तो पीठ और पूंछ पर भूरे रंग वाला एक मोटा फर होता है जो इन्हें ठंडी स्थितियों में रहने के अनुकूल करता है, और साथ ही इनके चेहरे, अंगों और निचले हिस्से पर हल्का पीलापन भी रहता है। यह आकार में भारतीय और यूरोपीय भेड़ियों से भी बड़े होते हैं सामान्य तौर से, और हिमालयन वुल्फ घरेलू शिकारी की अपेक्षा जंगली शिकार को प्राथमिकता देते हैं, यानी ये जंगली शिकार करते हैं। और अगर हम इनके संरक्षण की स्थिति को देखें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इनको वल्नरेबल यानी सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इनको अनुसूची 1 में रखा गया है, और वहीं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के
तहत इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी इनके संरक्षण के लिए तुरंत प्रयास उठाए जाने चाहिए, तुरंत प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इनके संरक्षण की स्थितियों को बेहतर बनाया जा सके। तो ये कुछ स्पीसीज के बारे में आज हमने चर्चा की है। फिर से आपसे एक नई सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।